हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सीरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें कंपनी लेके अंशों के निर्गमन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अब हम करेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें सिर्फ एक शब्द में देना है। इसके लिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है। जब अंशों का अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन किया जाता है तो वो प्रीमियम कहलाता है। जैसे कंपनी ने 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये में निर्गमित किया तो 2 रुपये जो अधिमूल्य है उसका जो ज़्यादा मूल्य लिया जा रहा है वो किस लिए लिया जा रहा है? प्रीमियम के लिए। तो यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। यहाँ हम लिख देंगे प्रीमियम। इसका उत्तर हो गया। सार्वजनिक कंपनी के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है और मैक्सिमम की उसमें कोई लिमिट नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे 7। कौन सी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है? एक निजी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। यहाँ लिख देंगे हम निजी। क्रय माइनस प्रतिफल शुद्ध संपत्ति बराबर ख्याति। क्रय प्रतिफल में से की शुद्ध संपत्ति में से अगर क्रय की राशि को माइनस किया जाता है तो वो राशि जो आती है वो ख्याति की राशि कहलाती है। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? जो कंपनी की स्थापना करते हैं वो कंपनी के कौन होते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। जिनके दिमाग में सबसे पहले कंपनी को बनाने का आइडिया आता है वो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रवर्तक। तो ये थे हमारे एक शब्द। इसके बाद में अब हम बनाएंगे सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों में सारणी अ में जो दिए गए हैं उनको हमें सारणी ब से मैच करना है। सबसे पहले अधिकृत पूंजी आपको दिया गया है और यहाँ पर देखिए आप कहाँ जाकर हम उसको मैच कर सकते हैं। अधिकृत पूंजी कंपनी की रजिस्टर्ड पूंजी होती है। नंबर 1 हो गया, ये हमने पहले पढ़ा है। इसके बाद संचित पूंजी क्या होती है? संचित पूंजी कंपनी के समापन पर काम आती है। ये हो गई इधर 2 नंबर। सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या इसके पहले भी मैंने आपको बताया 7 होनी चाहिए। ये तीसरा हो गया हमारा। फिर प्रवर्तकों को जारी किए गए अंश उसके लिए ख्याति खाते को लिखा जाता है। ये फर्म की गुडविल के कारण होता है। याचना राशि का भुगतान न होना वो अदत्त याचना कहलाती है। ये 5वें नंबर का हो गया हमारा। तो ये थी हमारी सही जोड़ी। जब आपको आएगी तो आपको एक एक को पढ़कर उसमें देखना है कि कौन सा आप उसको कर सकते हैं। इसके लिए आप बहुत अच्छे से, अगर थ्योरी आपने पढ़ी है तो आप इसको यकीनन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, खाली आपको तुक्का ही लगाना है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो आप अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले खूब अच्छे से पढ़ाई करना है, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आईएमपी, ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसमें से 3-3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी का अर्थ बताइए। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी एक अपनी सार्वमुद्रा होती है। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और इसका कंपनी के सदस्यों का एक पृथक अस्तित्व होता है। इसके बाद है प्रविवरण को समझाइए।
प्रविवरण, कंपनी के द्वारा जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उसके लिए कंपनी एक प्रविवरण जारी करती है, जिसमें कंपनी अंशों के निर्गमन से संबंधित समस्त नियमों और शर्तों का उल्लेख करती है, वो प्रविवरण कहलाता है। अंश की परिभाषा दीजिए। अंश जिसमें कंपनी की पूंजी बटी हुई होती है। कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटी छोटी इकाइयों में बटी रहती है और इस प्रत्येक इकाई को ही अंश कहा जाता है। समता अंश किसे कहते हैं? समता अंश वे अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार नहीं है, ये साधारण अंश होते हैं। इन अंशों पर लाभांश की राशि निश्चित नहीं होती है। कंपनी समापन पर ही अगर आखिरी में कुछ बचता है तो इनको इनकी पूंजी वापस की जाती है, तथा कंपनी के जीवन काल में इनकी पूंजी इनको वापस नहीं की जाती। इसके बाद है पूर्वाधिकार अंशों से आशय। पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश जो समता अंश नहीं है। पूर्व अधिकार, इनके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व मतलब पहले, अधिकार मतलब जब कंपनी का समापन होता है तो इनको अपनी पूंजी प्राप्ति का पहला अधिकार होता है और इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। इसके अलावा इनको कंपनी के प्रबंध संबंधी मामलों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे जो आपको काफ़ी अच्छे हैं, आपको याद करना चाहिए। इसके बाद डीमैट खाता क्या है? डीमैट खाता, जब भी कोई व्यक्ति अंशों को खरीदना या बेचना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसको अपने बैंक में एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, क्योंकि इसके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो बैंक के माध्यम से होते हैं और जिस भी कंपनी के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं वो इस अकाउंट में जमा हो जाते हैं। तो उस जो अकाउंट हमको उसके लिए खुलवाना पड़ता है वो डीमैट अकाउंट कहलाता है। अत्यधिक अभिदान को समझाइए। अत्यधिक अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों की संख्या से अधिक संख्या के आवेदन आ जाते हैं तो वो अत्यधिक अभिदान की स्थिति कहलाती है। जैसे किसी कंपनी ने 10,000 अंश निर्गमित किए लेकिन आवेदन आ गए उसके पास 12,000 अंश के, तो ये जो स्थिति है वो अत्यधिक अभिदान की स्थिति कहलाएगी। इसके बाद है हमारा अवशिष्ट याचना, किसे कहते हैं? अवशिष्ट याचना, कॉल सिनेरियर, जब कंपनी द्वारा मांगी गई याचना राशि का भुगतान किसी अंशधारी के द्वारा नहीं किया जाता है तो वो अवशिष्ट याचना कहलाती है। जैसे कि रमन एक अंशधारी है, उसके पास 100 अंश हैं और उसने क्या करा, कंपनी द्वारा मांगी गई याचना राशि का भुगतान नहीं किया, तो उसकी जो राशि है वो अवशिष्ट याचना में चली जाएगी। अवशिष्ट याचना कंपनी डेबिट करती है क्योंकि ये अमाउंट उसको अभी मिला नहीं है। इसके बाद है अग्रिम याचना। अग्रिम याचना ऐसी याचना जो कंपनी को एडवांस में मिल जाती है। जिस तरह से अवशिष्ट याचना कंपनी को कॉल करने पर भी नहीं मिलती, लेकिन अग्रिम याचना में जस्ट इसका उल्टा होता है कि कंपनी कॉल नहीं करती लेकिन फिर भी ये कंपनी को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी जो राशि कंपनी को प्राप्त होती है उसके लिए कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करती है और कॉल इन एडवांस अकाउंट मतलब अग्रिम याचना खाते को क्रेडिट कर देती है। और जो अंशधारी कंपनी को एडवांस में अग्रिम याचना देते हैं उस कंपनी उनको 12% की दर से ब्याज भी देती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है, तो मेरे विचार से आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए और इनको याद करना चाहिए। बार बार आप इनको पढ़ें, बार बार आप पढ़ेंगे तो उससे ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। थैंक यू।